देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश का कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना में हमारे अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 5 सैनिक मारे गए। पूरी खबर देखिए 100 सेकंड में। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन ने सारी हदें पार कर दी। चीनी सेना ने जबरदस्ती बॉर्डर पार करने की कोशिश की। इसमें भारत और चीनी सैनिकों में जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के कर्नल समेत 2 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। ये हिंसक झड़प पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई। ऐसा करीब 45 साल बाद हुआ जब भारत और चीन बॉर्डर पर हिंसा में किसी सैनिक की शहादत हुई हो। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने पीएम को गलवान की घटना पर ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने अपना पठानकोट का दौरा रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टा भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि भारत कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे सीमा पर शांति भंग हो। The situation across the line of actual control in Ladakh is delicate and requires that both sides take every precaution and every measure to ensure that the process of disengagement. वहीं विपक्ष ने सरकार से भारतीय अफसर और जवानों की शहादत का बदला लेने को कहा है। हम प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा, ये मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। आपको बता दें, गलवान घाटी में इस बार भी फायरिंग नहीं हुई है। गलवान घाटी उन पॉइंट्स में है जहां चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद चीनी सेना कुछ पॉइंट से वापस हटने लगी थी, मगर इस घटना के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ने की आशंका है। भारत चीन के रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद खराब दिन है, लेकिन लद्दाख में पिछले 41 दिनों से चल क्या रहा है और क्या है गलवान घाटी का चीन कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पत्थरों और चट्टानों से घिरा ये इलाका पिछले कई दिनों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी का गवाह बना हुआ है। पिछले 41 दिनों से इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। खास बात यह है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच सिर्फ जून महीने में ही 4 बार बात हो चुकी है और इसी बातचीत में दोनों देशों के सेनाओं के बीच सहमति बनी थी कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और डी-एस्केलेशन किया जाए। इसके बाद ही दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प इस बात का इशारा कर रही है कि हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। Last night, a firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost 1 commanding officer and 2 soldiers. It's a very, very serious issue. How the fight was instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently, the Chinese must have resorted to firing first. आपको बताते हैं, मई महीने में भारत और चीन के बीच माहौल कितना तनावपूर्ण रहा। 5 मई पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील, भारत चीन के 200 सैनिक आमने सामने आ गए। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। बातचीत से मामला शांत हुआ। 9 मई उत्तरी सिक्किम का नाकुला सेक्टर, भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने आ गए। झड़प में 10 सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई। अफसरों के दखल के बाद ये झड़प रुकी थी। 9 मई लद्दाख में एलएसी पर हलचल। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। भारत ने भी अपने सुखोई फाइटर को रवाना कर दिया था। हाल के सालों में पहली बार चीन के जवाब में उतरे थे भारतीय फाइटर। फिलहाल भारतीय सेना चीन के धोखे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और इतिहास से सबक लेते हुए चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। देश में फैले कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं,
लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। आज एक बार फिर सुरक्षा बलों का आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। शोपियां में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। घाटी में इन दिनों आतंकियों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। जब भी सांप की तरह आतंकी अपना फन उठाने की कोशिश करते हैं, फौरन वो कुचल दिया जाता है। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन चेहरों को देखिए। एक आतंकी है जुमैर, दूसरे का नाम है कामरान जहूर मनहस उर्फ अबू बकर और तीसरी आतंकी का नाम है मुनीबुल इस्लाम उर्फ अली भाई। आपको बता दें, आतंकी कामरान जहूर मनहस से राष्ट्रीय राइफल के सीओ ने मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की थी। वो उसके घर भी गए थे, लेकिन ना तो उसने अपील पर ध्यान दिया और न ही वो घर लौटा। टेररिज्म का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस हैं उसमें एक है नार्को टेररिज्म। जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है, मॉड्यूल को बस्ट किए हम। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को तुर्क वनगम में कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद यहां ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी मारे गए। श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गाँव है तुर्कवनगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको बता दें, ये इस महीने का 9वां बड़ा ऑपरेशन था। पिछले 17 दिनों में 27 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 6 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। शोपियां में आज एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें एक टॉप HM का कमांडर था। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? एक अभियान चलाए हुए हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा आतंक को ख़त्म करें, जितना ज़्यादा उसमें कामयाबी हो ताकि लोगों को राहत मिले। सुरक्षा का सवाल है, लोगों के लिए बेहतर माहौल का सवाल है। अभी पिछले जो 5 - 5.5 महीने के अंदर कार्रवाई हुई, उसके अंदर 105 आतंकी मारे गए हैं और 105 के अंदर अगर देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन को सबसे बड़ा झटका इसमें लगा है। 55 आतंकी जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, 17 लश्कर तौबा के हैं और 15 जैश ए मोहम्मद के हैं। ये जो आतंकी मारे गए इसमें बड़े बड़े टॉप कमांडर जो इनके शामिल थे, इन सब का सफाया हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो रियाज नैकू जो बड़े लंबे अरसे से आतंक का एक चेहरा बन गया था, उसका खात्मा हुआ है। जुनेद सराई है वो बाद में एक एनकाउंटर में मारा गया और बहुत बड़ी तादाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमांडर और रीजनल कमांडर थे वो इस 55 आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वाबस्ता थे उनके साथ उनका सफाया हुआ है। तरफ आप ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे, दूसरी तरफ कोविड-19 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना कितनी चुनौती समझते हैं आप? पुलिस फोर्स को और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, आर्मड पुलिस के लोग जो लगे हुए हैं, सब मिलकर के इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी तक हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से जल्द ही आतंक का सफाया होगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष।
हाल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की साजिशों पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल में भी पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हर हाल में भारत में आतंक मचाना चाहती है, साथ ही सीमा पर मौजूद जवानों के बीच तनाव को बढ़ाना चाहती है। अपनी इसी साजिश के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में एक दिन में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन भेजे हैं। इन दोनों का मकसद भारतीय सीमा में मौजूद सेना के जवानों के बारे में पता करना था। इसके साथ ही ISI ने सीमा पर 5 से ज्यादा बैट एक्शन टीम भेजी हुई हैं। इन बैट एक्शन टीमों को सीमा पर अकेले मिलने वाले भारतीय सेना के जवानों की क्रूरता से हत्या करने को कहा गया है। 5 जून को सीमा पर रामगढ़ के पास सफेद रंग का ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा। फौरन पाकिस्तानी रेंजर्स से इसे लेकर जवाब तलब किया गया। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में चला गया। यहाँ से पाकिस्तानी चौकी 200 मीटर की दूरी पर है। यह ड्रोन 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बॉर्डर पर हो रही इस पाकिस्तानी साजिश पर जवानों की पूरी नजर थी, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। पाकिस्तान की तरफ से एक ही दिन में दूसरी बार हरकत हुई। दूसरी घटना भी 5 जून 2020 की है। रात को आसमान में लाल रंग की बत्ती जलते बुझते दिखी। जवानों ने इस UAV की तरफ कई राउंड फायर किए, जिसके बाद UAV पाकिस्तानी सीमा में चला गया। ये UAV 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जहां UAV दिखा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से थोड़ी दूरी पर है। सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पिछले 15 दिनों के दौरान सीमा पर अलग अलग चौकियों के पास 5 से ज्यादा बैट एक्शन टीम तैनात की हुई हैं। इस टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडोज के अलावा आतंकी भी शामिल हैं, जिन्हें छुपकर कायरों की तरह हमला करने के लिए जाना जाता है। साफ है, कोरोना काल में भूखमरी की कगार पर आ चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर धरती हिली है और इस बार काफी तेजी से हिली है। चीन और अफगानिस्तान की सीमा से सटे सेंट्रल एशिया के देश तजाकिस्तान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी वजह से कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। कोरोना काल में धरती के जन्नत में आज सुबह अचानक सब कुछ हिलने लगा। हैरान परेशान लोग अपने अपने घरों से निकल आए। कुछ देर बाद ही लोगों को पता चल सका कि वो एक तेज भूकंप के झटकों से बचकर निकल आए हैं। झटके तो कश्मीर के लोगों को लगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई, जो काफी तेज भूकंप की कैटेगरी में आता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 9 जून को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 9 जून को सुबह 8:16 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। उस वक्त रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.89 थी और भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर नॉर्थ, गांदरबल से 7 किलोमीटर दूर था। आपको बता दें, अभी एक दिन पहले सोमवार को भी गुजरात के भूकंप सिटी कहे जाने वाले कच्छ में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सोमवार को गुजरात में राजकोट से 83 किलोमीटर दूर 12 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 थी। कुछ घंटे बाद भुज में भी आफ्टर शॉक्स आए। इनकी तीव्रता 4.1 मापी गई। रविवार को भी गुजरात में झटके महसूस किए गए थे। रविवार से लेकर सोमवार तक गुजरात के अलग अलग इलाकों में 14 बार आफ्टर शॉक महसूस किए गए थे। रविवार को आए भूकंप का सबसे ज्यादा असर भी कच्छ में ही देखा गया था। आपको याद दिला दें, 26 जनवरी 2001 को भी कच्छ के भुज में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी पिछले 2 महीनों में करीब 2 दर्जन बार छोटे बड़े भूकंप के झटके आ चुके हैं। जाहिर है, एक महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए धरती का गुस्सा मन में खौफ पैदा कर रहा है। इधर दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा है, ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल की कीमतों में आज 47 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। डीजल में आज 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे हो गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए तक महंगा हो गया है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आज पेट्रोल 76.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल की जो कीमत है वो 75.19 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कल से भी बड़ी अपवर्ड। पिछले 10 दिन से जो पेट्रोल और डीजल के रेट है वो बढ़े। आम लोगों की राय लेंगे कि आखिर आम लोग क्या सोचते हैं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं।
जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ तक आप इसे सही मानते हैं? कितना असर पड़ रहा है जेब पर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इधर सरकार को सस्ता करना चाहिए पेट्रोल। फ़र्क तो पड़ रहा है मैम, लेकिन हमें सरकार के साथ रहना पड़ेगा। जैसी महामारी फैल रही है, हम लोग ही सपोर्ट करेंगे जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ऐसे गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? इतना महंगाई चलेगी तो गरीब आदमी क्या करेगा? वहीं सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने को कहा है। सोनिया ने लिखा, 5 से अब तक अलग अलग मौकों पर 10 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। कोरोना के इस दौर में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, 7 जून से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। इससे पहले करीब 12 हफ्तों तक कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के मूल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है। इससे कोरोना से लड़ने में कितनी मदद मिलेगी, क्या इंतजाम है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन। आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है उसकी ये तस्वीर है और ये खास तरह का कोच बनाया जा रहा है। इस कोच में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके देखिए। सबसे पहले जो भी मरीज आएंगे उनको एक डस्टबिन है, बकेट है, मग है, मॉस्किटो नेट्स है, ये सब कुछ दिया जाएगा। और अब आते हैं उस कंपार्टमेंट के अंदर। पूरे ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें टोटल 9 कंपार्टमेंट है। इस तरीके से ये पूरा सील्ड होगा, इसमें बाकायदा फ़ैन लगा होगा और इसके साथ साथ 2 डस्टबिन होंगे। ये दोनों डस्टबिन मरीजों के लिए होंगे। एक कंपार्टमेंट में 2 मरीज़ होंगे, एक मरीज़ इधर और दूसरी मरीज़ इधर। हालांकि रेलवे ने अभी कहा है कि एक बार में एक मरीज़ को ही वो एक कंपार्टमेंट में रखेंगे, तब जाके 2 मरीजों को जो है इसमें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे पूरे बॉगी में 9 कंपार्टमेंट हैं। 9 में से 8 कंपार्टमेंट में फ़िलहाल अभी मरीजों को रखा जाएगा। एक कंपार्टमेंट जो है वह मेडिकल स्टाफ के लिए छोड़ा जाएगा, या फिर कह सकते हैं हेल्थ वर्कर जो है उसके लिए छोड़ा जाएगा। और ये पूरे बॉगी में इसी तरह के कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो व्यवस्था है। और यहाँ पे पंखा लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये पंखे 24/7 चलेंगे और मॉस्किटो नेट्स लगा है ताकि किसी भी तरीके का जो मक्खी या मच्छर है वो बाहर से अंदर ना आ सके। ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हर कोच में हैं और ये ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लोगों पर जो है 16 संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया है। दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर्स आएंगे उनकी निगरानी में इस तरह के सिलेंडर को उनको मुहैया कराया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुशांत की मौत के बाद अब उनके गम में उनकी भाभी की भी मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार चल रहा था, वो पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, तो दूसरी तरफ इसके कुछ घंटे बाद सुशांत की भाभी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनकी मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद उनका परिवार गम में डूबा हुआ था। हर तरफ उदासी छाई थी, आंसुओं का सैलाब आ गया था। दूसरी तरफ सुशांत के परिवार को एक और झटका लगा। ये तस्वीरें सुशांत के पैतृक गांव मरडीहा से आई हैं, जहां लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रही सुशांत की भाभी सुधा देवी की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद वो सदमे में आ गई थी और खाना पीना तक छोड़ दिया था। इसके बाद रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। काफी लंबे से हमारी चाची सुधा देवी बीमार चल रही थी। अचानक से सुशांत सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही सदमे में आ गई और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सोमवार को विलेपाले के शमशान घाट पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर तमाम सेलेब्स के बयान सामने आ रहे हैं। सुशांत ने अपनी जान देने का फैसला क्यों किया, इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। उनकी बहन ने बताया था कि उनके भाई 6 महीने से डिप्रेशन के मरीज थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया था। उन्होंने आर्थिक तंगी की खबरों को खारिज किया था। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत की बॉलीवुड में दुश्मनी के एंगल पर भी जांच की जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल अपने नए नक्शे के जाल में अब खुद ही फंसता नजर आ रहा है।
नेपाली लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही केपी शर्मा ओली की सरकार ने चीन की शह पर भारत के साथ नक्शा विवाद शुरू तो किया था, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता ओली के पास भी नहीं है। ये नक्शा का विवाद शुरू हुआ। संसद में एक मैं ही हूँ जिसने बार बार चीन का भी उल्लेख किया है, और चाहे वो अन्य सांसद, अन्य दल के सांसद, वो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक इंस्टेंस है जिससे कहा जा सकता है कि चीन का प्रभाव अभी यहाँ की राजनीति पे बहुत ज्यादा है। तो सुना आपने, ये है नेपाल की बहादुर महिला सांसद सरिता गिरी, जो अपने ही देश को चेतावनी दे रही हैं कि अगर वो चीन के चालों में ऐसे ही फंसता रहा तो उसकी हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है। सरिता गिरी को नेपाल की संसद से उस वक्त बाहर निकाल दिया गया था जब वहाँ पर नेपाल के नए नक्शे को पास किया जा रहा था। बहरहाल अब भारत ने साफ कर दिया है कि नए नक्शा विवाद के बाद फिर से बातचीत शुरू करने का जिम्मा नेपाल की ओली सरकार पर ही है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट काल के वक्त भारत के साथ गैर जरूरी नक्शा विवाद को खड़ा करना और उसे संसद के निचले सदन से पास कराना ओली सरकार का अदूरदर्शी एजेंडा है। इसे ठीक करने के लिए नेपाल को ही कदम बढ़ाने होंगे। हालांकि सोमवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को भारत के साथ रोटी बेटी के संबंधों की भी याद दिलाई थी। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। आपको बता दें, नेपाल ने अपने नए नक्शे को मंजूरी देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाया था। इस बिल को नेपाली संसद ने निचले सदन प्रतिनिधि सभा से पास करा लिया था और इसे उच्च सदन यानी राष्ट्रीय सभा से पास होने का इंतजार है। लेकिन नेपाल के उच्च सदन के सदस्य बिल को पारित करवाने से पहले भारत के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में एक और संकट से देश के कई राज्य इस वक्त परेशान हैं। पाकिस्तान से आए 2 ग्राम के आतंकियों ने राजस्थान के साथ साथ एमपी और यूपी में भी कहर मचा दिया है। अब राजस्थान में इनके खिलाफ ड्रोन को उतारा गया है। 2 ग्राम के आतंकवादियों का अब ड्रोन के जरिए होगा काम तमाम। ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से। आप देखिए, अब इन खतरनाक उड़ने वाले आतंकवादियों पर ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इससे पहले राजस्थान के कई जिलों में टिड्डी दलों को काबू करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसके बाद प्रदेश की सरकार ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया। इससे पहले केंद्र सरकार भी साफ कर चुकी है कि 2 ग्राम के आतंकवादियों से किसानों को बचाने के लिए विदेश से भी स्प्रे मशीनें और केमिकल मंगाए जा रहे हैं। फिलहाल बाड़मेर जिले के 12 गाँव में अभियान को चलाया जा रहा है। स्प्रेयर्स है, उनकी जो मारक क्षमता है वो 15 से 20 फीट होती है। तो उसमें जब स्प्रे होता है तो आधी पेड़ पे तो वो स्प्रे जाता है और आधी पे टिड्डियाँ उड़ जाती है। तो जो 50% टिड्डियाँ हैं वो आगे कहीं मूवमेंट कर जाती है। तो अब इस दृष्टि से जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से ऊपर से छिड़काव करके पूरे पेड़ को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाड़मेर के अफसरों का दावा है कि लाखों की संख्या में राजस्थान पहुंचे टिड्डी दल ने कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसे देखते हुए गहलोत सरकार ने अब ड्रोन की मदद से टिड्डियों से निपटने का प्लान बनाया है। सरकार ने किसानों को भी अपनी मुहिम में शामिल किया है। समुचित प्रयासों से हम उम्मीद करते हैं कि फील्ड में इन सब लोगों को डिप्लॉय करके और संसाधनों को डिप्लॉय करके यथासंभव टिड्डी कंट्रोल का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी किसान भाइयों को टिड्डी नियंत्रण के संबंध में सावचेत और जागरूक करने की दृष्टि से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी 13 तारीख से चलाए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 ग्राम के आतंकी से लड़ रहे इस ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए है और ये ड्रोन एक बार में 20 मिनट तक उड़ान भरकर टिड्डियों पर 10 लीटर कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।